अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ अरेस्ट हो। आज का जो हमने मुंतखब किया हुआ टॉपिक वो बहुत अहम है, बल्कि क्या कहते हैं हिस्टोरिकल है। वो है ज़ुहल का बुर्ज हौत में दाखिला। पहली बार पाकिस्तान की तारीख़ में ज़ुहल जो है ना बुर्ज हौत में आया था, वो 23 मार्च 1964 को आया था और ये रहा था यहाँ, इसका क़याम रहा था 3 मार्च 1967 तक जो है ना ये यहाँ मौजूद रहा था बुर्ज हौत में। और इसने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए थे, मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान को ही अगर हम डिस्कस करें तो ज़्यादा बेहतर है दुनिया में क्या होता रहा। और उस वक़्त चूँकि हमारा यहाँ जो सिलसिला चल रहा था वो हुक्मरान जो थे वो सदर अय्यूब खान साहब थे। तो चूँकि जब भी ज़ुहल जो है बुर्ज हौत में आया है, पाकिस्तानी तारीख़ की बात में अगर उसको थोड़ा सा और स्पेसिफाई कर दूँ तो उसमें ये हुआ कि आने से कुछ अर्सा पहले से इसके असरात शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह से जब ये इसका जो है ना ये हाउस चेंज कर लेता है तो उसके बाद भी कुछ अर्सा इसके असरात जारी रहते हैं। और जो ये 3 साल में तबाहकारियाँ कर चुका होता है, रिफ़ॉर्म कर चुका होता है, तब्दीलियाँ ला चुका होता है ना, तो वो अगला जो वक्त है उसमें क्या क्या कुछ होता है वो थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। कि उस वक़्त जो है ना जब ये आया 64 में, तो उस वक़्त मार्शल लॉ के जो 44 महीने थे 1958 से अय्यूब खान साहब ने, बल्कि सिकंदर मिर्ज़ा ने चूँकि लगा दिया था मार्शल लॉ, तो अय्यूब खान साहब ने जब टेक ओवर किया था तो मार्शल लॉ ख़त्म नहीं किया था। उसी दौरान सियासी पार्टियों पे मार्शल लॉ की वजह से पाबंदी वगैरह लगा के, जिसको एब्डो का नाम दिया गया अय्यूब खान साहब के जो आर्डिनेंस था उसकी वजह से, तो चूँकि सेंसरशिप भी थी, बहुत सारे मामला चल रहे थे। लेकिन मीनवाइल खान साहब ने, अय्यूब खान साहब ने क्या किया कि जनाब सदारती इलेक्शन जो है ना वो एक नया निज़ाम बना के बुनियादी जमहूरियत का, जिसको बीडी मेंबर्स का भी सिलसिला कहा गया, तो अपने आप को इन्होंने सदर मुंतखब करवा लिया 1960 में। अब ये क्या हुआ कि उसके बाद एक प्रॉब्लम आ गई कानूनी तौर पे, तो वो ये थी कि मार्शल लॉ के दौरान में इन्होंने 44 महीने का, लगभग 3.25 साल का जो मार्शल लॉ था, उसके दौरान में जो भी एक्टिविटीज़ हुई थी हुकूमत की, तो उसको लीगलाइज़ कैसे किया जाए। चूँकि पहले तो ये सिलसिला नहीं था। आइन जो 1956 का बना था उसको सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने 1958 में कैंसिल कर दिया था। अब मुश्किल ये पेश आ रही थी कि इसको किस तरह से किया जाए, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू किया गया था। बताना यही था मसला, ये सारी तमहीद का ये था कि जब भी जो है ना ज़ुहल बुर्ज हौत में आया है तो यहाँ हमारी जुडिशरी का जो है ना वो किरदार जो है ना वो कितना अहम हो जाता है। और बाकी जो है मुकन्ना यानी अदालती निज़ाम जो है, और उसके बाद इंतज़ामिया जो है, और इसके साथ साथ एक तीसरा एंगल है हमारी ताकत का जो सरचश्मा है, वो हमारी फ़ौज है। तो ये इन तीनों की जो ट्राइन है ये किस तरह से चलती है और इसके क्या क्या असरात आते हैं, होता क्या है। तो ये सारी तमहीद का मकसद ये था कि ये सिलसिला जो है ना वो चलते चलते सुप्रीम कोर्ट में सिलसिला रहा। तो 64 में भी इसके बारे में कुछ फ़ैसले जो है ना वो किए गए, जो कि आवाम को तो पसंद नहीं आए। और 64 में ही क्या हुआ कि अय्यूब खान साहब ने 65 के अभी जंग के असरात, तो खैर जंग तो बाद में हुई, उससे पहले ही इन्होंने फरवरी मार्च में जो है ना वो इलेक्शन का ऐलान कर दिया था। तो उसकी वजह से वो एक सिलसिला चल रहा था कि अपोजिशन पार्टियाँ अलग हो रही थी और बाकी तहरीक चल रही थी, जिस सिलसिला सारा जो सियासी तौर पे सरगर्मियाँ होती हैं। तो वो उसमें यह हुआ कि उसी दौरान हज़रत बल की दरगाह जो है आज़ाद वहाँ कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में, श्रीनगर में, तो वहाँ मुए मुबारक जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुए मुबारक था, तो उसकी कुछ बेहुरमती का मामला, कुछ हिंदू जो है ना वो ज़ायरीन में कह लूँ या दहशतगर्द थे या जो भी उन्होंने को गड़बड़ की, उसकी वजह से वो एक फ़साद शुरू हो गया। और वो इस तरह की बात जो है ना फैली कि उसका असर जो है यकीनन इंडिया में जो भी मामला तो होते हैं पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा जो उसका रिएक्शन था, ज़रा हमारे जो बंगाली भाई थे, मशरक़ी पाकिस्तान के जो लोग थे, तो वहाँ चूँकि दीन की तरफ रुझान ज़्यादा था मगरबी पाकिस्तान की, तो आज भी कुछ ऐसा ही है। तो वहाँ जो है ना वो खलना वहाँ जो है ना सिलसिला ये शुरू हुआ, चटागांग में आ गया, फिर वो होता होता ढाका तक पहुँचा। तो ये जो सिलसिला जब शुरू हुआ तो वहाँ क्या हुआ कि उसकी बुनियाद पे बैक पे जो है ना जमात इस्लामी थी। तो अब जमात इस्लामी पे क्या हुआ कि हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पाई मुजाहिरीन को, तो जमात इस्लामी पे
पाबंदी लग गई। अब पाबंदी जब लगी तो उसके जो सरबराह थे उस वक़्त सैयद मौलाना मौदूदी साहब, उन जो है ना उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। अब क्या हुआ कि कुछ हालात मार्शल लॉ की वजह से कुछ ऐसे थे सिलसिला, कुछ हमारी जो स्टूडेंट जो होते हैं ना, ये हमेशा से ख़ास सेंसिटिव होते हैं। तो ये भी चूँकि पाबंदियाँ थी, आज़ादी इजहार था नहीं, अभी पीटीवी का भी उस वक़्त जो है ना आगाज़ अभी नहीं हुआ था जब ये सिलसिले चल रहे थे। तो उसी दौरान जो है ना ये मामला हुआ। क्या हुआ कि अभी इलेक्शन हुए और एक तरफ तो सारी अपोजिशन पार्टियां थी, दूसरी तरफ उन्होंने अपना जो लीडर था वो जनाब मोहतरमा फातिमा जना को बना लिया, और इधर खान साहब थे। खान साहब के जो लाजमी बात है, हुकूमतों में जो लोग होते हैं तो उनके जुल्म सितम अपने ही होते हैं। इन्होंने फातिमा जना से जो बदतमीज़ियाँ की उस वक़्त मैं कहूँगा, और बहुत ही आखिरी हद तक जाके इन्होंने जो ज़लालतें की और जो उस वक़्त इन्होंने आमियानापन और अपना जो है ना जहालत का सबूत दिया और अपनी ताकत का बेरहमाना जो है ना इस्तेमाल किया, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि इलेक्शन तो अयूब खान साहब जीत गए, सदर मुंतखब हो गए, फील्ड मार्च। उसके बाद क्या हुआ कि सितंबर में जंग आ गई, चूँकि ज़ौम ज़्यादा था ताकत का, और पाकिस्तान चूँकि उस वक़्त वैसे मुआशी तौर पे अयूब खान साहब की पॉलिसियाँ जो थी उन्होंने पाकिस्तान को खासा उस वक़्त स्टेबल किया हुआ था। अब वो जब इलेक्शन जीता तो उसके बाद क्या हुआ कि जनाब आज़ादी इजहार पे भी पाबंदी लग गई, बात भी नहीं कोई कर सकता था, लेकिन गुस्सा बहुत था अवाम में कि ये क्या हुआ है, क्योंकि उस वक़्त भी धांधली का शोर मचा, और उसी वजह से कुछ मूवमेंट शुरू हो गई हुकूमत के ख़िलाफ़। एक वो जो फ़िज़ा तो हमवार होना शुरू हो गई, और ये मैं कहूँगा ज़ुहुल के असरात की वजह से हो रहा था। और अभी जुडिशरी के कुछ उसमें आ गए, कुछ फैमिली लॉ जो है ना उस वक़्त हाई कोर्ट ने तब्दील किए थे, उसके बारे में भी कुछ बात थी, आवाम को वो बातें समझ में नहीं आ रही थी। तो होते होते ये बातें जो है ना वो फ़िज़ा जो है खासी शिद्दत इख्तियार करते चली गई। इसी दौरान 1965 की जंग आ गई सितंबर में। अब जब जंग आई तो उसमें सारी आवाम जो थी वो सारे इख्तलाफात भुला के हुकूमत के साथ खड़ी होगी, क्योंकि दुश्मन के साथ मुकाबला था। तो जंग ख़त्म हो गई, लेकिन उस जंग ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी तौर पे कमर तोड़ दी, और हुकूमत के ख़िलाफ़ तो एक फ़िज़ा पहले से ही बनी हुई थी। अब जंग ख़त्म होने के बाद जो है ना, जब बेरोज़गारी आई, महंगाई का तूफ़ान आया, वो क्या कहते हैं कि मुझे याद है थोड़ा सा कि जो मैंने अखबारात में पढ़ा भी है, तो उस वक्त तो मुझे शौर नहीं था, बिल्कुल छोटा था मैं अभी। तो 2 आने 1 किलो जो है ना वो चीनी के जो है ना वो कीमत में इजाफा हुआ था, तो जिसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा दुख था। और उससे पहले कुछ मुतालबात थे वो नहीं माने जा रहे थे 62-63 में। तो एक हमारे लीडर थे बहुत कमाल के, मौलाना अब्दुल हमीद भाषानी साहब, ये उधर चूँकि जो गोदी मज़दूर होते हैं ना, पोर्ट्स पे काम करते हैं, सी पोर्ट्स पे, बंदरगाहों में, तो ये उनके बेसिकली लीडर थे और बहुत कमाल के लीडर थे, बड़े ज़ीरक थे। तो उस वक्त चूँकि कम्युनिकेशन का जो सबसे बड़ा रास्ता था, जो ज़रिया था, वो था ख़त व किताबत का। तो अब चूँकि डाकखाने वालों के साथ मिल के उनके मुतालबात के चक्कर में हड़ताल हो गई, तो कुल लगभग 1 महीने के करीब हड़ताल रही थी। और वो क्या कहते हैं कि ट्रकों के हिसाब से वो उस वक्त डाक इकट्ठी हो गई थी, और आवाम में बड़ा गुस्सा था कि अपने जो है ना अजीज़ वकारों के साथ कोई रब्ता नहीं था उनका, वो सारी राब्ते टूट गए। तो उसकी वजह से भी फ़िज़ा जो है ना हमवार हो रही थी, एक चीज़ बन रही थी। और वो बढ़ते बढ़ते क्या हुआ कि जब जंग के बाद मुज़ाकरात का सिलसिला हुआ, तो अयूब खान साहब थे साथ में, कैबिनेट में सबसे ज़्यादा जो उनके करीब थे वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, चूँकि हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर थे। तो ये ताशकंद में चूँकि रशिया ने उसका बंदोबस्त किया कि मुज़ाकरात करके अपने जो है ना इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करने की कोशिश करें। तो उधर से जो है ना वो थे अपने लाल बहादुर शास्त्री, ये वज़ीर आज़म थे इंडिया के उस वक्त। तो वहाँ जो भी मुज़ाकरात हुए 2-3 दिन में, तो उसका जो नेटशल था वो आवाम के सामने नहीं आया। हुकूमतें ने छुपाते, जैसे आजकल भी हुकूमतें कुछ मुआहदे करती हैं तो बताते नहीं हैं। इवन अगर आप देखा जाए, मैं छोटी सी मिसाल दूँ कि IMF के साथ क्या मुआहदा हुआ, क्या शरायतें हुई, हमें बिल्कुल नहीं पता। लेकिन यह है कि वहाँ पे इम्प्लीमेंट ज़रूर होता है। जब इम्प्लीमेंट होता है तो उसके साथ उसके असरात जो हम महसूस करते हैं या सामने आते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि ये शर्त भी मान ली गई। तो इसी तरह भी उस वक्त भी कुछ हुआ। अब ये जब इक़्तिसादी तौर पे कमर टूटी, हालांकि बहुत अच्छा जो हमारा इंडस्ट्रियल जो है ना वो इंडस्ट्रियलाइज़ किया हुआ था पूरे सिस्टम को, तो लेकिन क्या हुआ कि 65 की जंग के बाद मज़दूर भी फारिग हो गए, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, बेरोज़गारी आ गई, महंगाई आ गई, और जब खाने को कुछ ना हो तो फिर सबसे ज़्यादा जो टारगेट होती है वो हुकूमत ही होती है। तो इसी तरह क्या हुआ कि ये सिलसिला, और बस उसके साथ कुछ दानश्वर जो बहुत ज़्यादा
अकल के हाई कोर्ट थे कुछ अफराद, वो शाह से ज़्यादा जो शाह के वफादार थे, उन्होंने क्या किया कि अयूब खान साहब के 10 साल जो तरक्की का जश्न मनाने का ना एक वो सिलसिला शुरू कर दिया। तो वो 66 में उसका जो है ना आगाज़ किया इन्होंने, और जिसकी जो है ना सिलसिला चलता चलता वो पहुंच गया 67 तक। और 67 में क्या हुआ कि जनवरी में, गालबन जनवरी फरवरी में, ये फोर्टिस स्टेडियम लाहौर में इन्होंने बहुत बड़ी एक तकरीब की, उसमें अपने वो कारनामे गिनवाने शुरू किए। तो हमारे स्टूडेंट, मैंने कहा ना, बड़े सेंसिटिव होते हैं, तो उन्होंने कुछ तराने जो गवर्नमेंट ने बनाए हुए थे अपनी शान में मदह सराई करते हुए, तो इन्होंने उसके एंटी कुछ तराने बना के, और वहाँ क्या हुआ कि जो अंदर तकरीब हो रही थी वहीं कुछ स्टूडेंट ने माइक पे कब्ज़ा करके वहाँ कुछ बातें वो ओपन करना शुरू कर, वो अपना तराना गाना शुरू कर दिया। बड़ी बदमज़गी हुई, सिक्योरिटी वालों ने भागम दौड़ की, वो हलचल मची, वहाँ मार कुटाई हुई, और उसके खिलाफ क्या हुआ कि स्टूडेंट ने यहाँ एहतजाज किया। अब वो जो शैलिंग, अब डेफिनेट पुलिस किस तरह कंट्रोल करती है आजकल भी आपको अंदाज़ा ही है, तो वो सिलसिला तो निकल गया। उससे अगले दिन क्या हुआ कि नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन जो थी, तो उसने एहतजाज इस्लामाबाद में जो है ना किया, पिंडी में बल्कि किया, उसको जो मरकज़ GHQ वहीं था, अभी भी है। तो वहाँ जब ये सिलसिला शुरू हुआ, उनका एहतजाज शुरू हुआ, तो वहाँ बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई, महाजराई ज़्यादा हो गई, तो शेलिंग हो गई। अब उसमें 3 स्टूडेंट जो है ना उनकी जान चली गई। ये था वो नुक्ता जो कि पिछले 2-3 सालों से वो क्या कहते हैं कि बात चलती चलती गर्म होती होती 16 तक पहुंच गई। और उसके बाद फौरी तौर पे क्या हुआ कि लाहौर, बाकी बड़े बड़े शहर जो थे पाकिस्तान के, मशरक़ी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान, वहाँ स्टूडेंट ने मुजाहरे शुरू कर दिए, और वो मुजाहरे प्रोलॉन्ग होते चले गए। उसमें बेरोज़गारी के मारे हुए जो फारिग थे, मज़दूर वगैरह, वो भी शामिल हो गए, चूँकि फैक्ट्रियाँ बंद थी, खाने को था कुछ नहीं। तो इस तरह क्या हुआ कि जब ये तहरीक थोड़ा सा और बढ़ी, तो इसमें हमारे जो है ना वकील हजरात जो है ना, वकला हजरात, वो भी शामिल हो गए। यानी एक कॉमन पीपल भी उससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ और उसमें शामिल हुआ। मीनवाइल सारी अपोजिशन पार्टियाँ चूँकि इकट्ठी थी, फातिमा जनाज़ साहब की जो क़यादत में उस वक़्त थी, लेकिन चूँकि उनका बुढ़ापे का सिलसिला था, वो ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पा रही थी, तो वो ज़्यादातर जो है ना उनको जो नुमाइंदगी कह लें, या उनको जो है ना अल्टरनेटिव तौर पे, चूँकि भुट्टो साहब की शख्सियत बड़ी करिश्माती थी उस वक़्त, बड़ा करिश्मा था इनका, तो बाकी सारी पार्टियां इनके साथ थीं। तो इन्होंने ये सारी चीज़ों का फ़ायदा भी उठाया, और उन्होंने उस मौके से बिल का फ़ायदा भी उठाया, और अपनी पार्टी जो है ना वो अनाउंस करती नवंबर में, पीपल्स पार्टी की 67 में बुनियाद रखती। अब ये बताना चाह रहा था कि ज़ोहल जो है ना जब बुर्ज हौत में आया, तो ये चलते चलते इसने 3 साल में क्या कुछ किया। एक नई पार्टी आ गई, पुराना निज़ाम जो था वो डामाडोल हुआ था, उन्होंने नए नारे लगाए कुछ के इस्लाम हमारा दीन है, मईशत के बारे में, सोशलिज़म के बारे में, और ये इंसाफ के बारे में, और जो बेरोज़गार थे, बेघर लोग थे, उनके बारे में। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की, और एक तहरीक जो है ना वो बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करके, उस शिद्दत इख्तियार करती हुई तहरीक में जो हिस्सा डाला सबसे ज़्यादा, जो हमारी जो सबसे ज़्यादा ताकतवर अदारा जैसे फ़ौज है, तो फ़ौज के कुछ सीनियर लोग थे, और उन्होंने देखा हालात की संगीनी को, तो वो उन्होंने अयूब खान साहब को मशवरा दिया कि जी आप रिज़ाइन कर दें, तो छोड़ दें सियासत, क्योंकि ये आपकी टारगेट जो है ना, ज़ात जो है ना वो टारगेट हो रही है, फोकस हो गया आपकी ज़ात, तो आपके इसके बगैर कोई चारा नज़र नहीं आता। मीनवाइल जो स्टूडेंट थे वो ज़्यादा जज्बाती थे, उन्होंने अयूब को हाय हाय के नारे लगाना शुरू कर दिए। ये बातें जब रिपोर्ट हुई, खान साहब तक पहुंची, तो अयूब खान साहब को गुस्सा भी आया, तकलीफ़ भी हुई, और फिर उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। तो उस वक़्त उन्होंने इंतकामन, मैं कहूँगा, हालात तो ऐसे थे कि वो अपने के बाद आने वाला जो नेक्स्ट बॉस जैसे होते हैं बंदे, तो वो याह्या खान साहब ही थे, लेकिन अगर वो कुछ और को रास्ता निकालना चाहते तो निकाल सकते थे। लेकिन उन्होंने गुस्सा चुके था कि मेरे साथ कौम ये कर रही है, मैंने तो असल में ये कुछ किया, तो वो तो अपनी तरफ से बहुत बेहतर समझ रहे थे। तो उन्होंने जो इक़्तिदार है वो याह्या खान साहब के हवाले कर दिया। अब याह्या खान साहब ने क्या किया कि आते ही जो 44 महीनों के बाद जो है ना 57 का जो लगा हुआ था मार्शल लॉ, वो 3.25 साल के बाद अयूब खान साहब ने ख़त्म कर दिया था। इन्होंने दोबारा से उसको जो है ना इम्प्लीमेंट कर दिया, मार्शल लॉ दोबारा लगा दिया, लेकिन साथ ही वादा कर दिया कि जी फौरी तौर पे इलेक्शन होंगे मुल्कगीर। और अभी तक उससे पहले पाकिस्तान में पूरे यानी कौमी सतह पे इलेक्शन नहीं हुए थे, पंजाब की सतह पे इलेक्शन हो चुके थे।
तो इन्होंने 1 यूनिट चूँकि खान साहब ने बना दिया था कि पाकिस्तान का 2 सूबे बना दिए थे, एक मगरबी पाकिस्तान, एक मशरक़ी पाकिस्तान। अब उन्होंने कौमी सतह पे इलेक्शन का इंतखाब जो है ना वो इंतखाबात का ऐलान कर दिया या खान साहब ने, बड़ी बल्ले बल्ले हो गई। तहरीक जो थी वो भी दब गई, हालात भी नॉर्मल आने शुरू हो गए। लेकिन क्या हुआ कि जब 1970 में सैलाब आ गया, 10 लाख से ज़्यादा मशरक़ी पाकिस्तान में, जो उस वक्त मशरक़ी पाकिस्तान था, आज बांग्लादेश है, तो वो इतना बहुत ज़्यादा तूफ़ान जो था उसने नुकसान पहुँचाया। 10 लाख से ज़्यादा इंसान जो है उसकी नज़र हो गए। तो बहुत ज़्यादा ये अलमिया है पाकिस्तानी तारीख़ का। तो लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन नहीं रुके। इलेक्शन जो है ना वो उन्हीं दिनों में सैलाब की सूरत हाल थोड़ी नॉर्मल हुई तो इलेक्शन करवा दिए गए। और उस इलेक्शन का नतीजा क्या निकला कि जनाब 71 की जो है ना वो अलहदगी की तहरीक, जंग और सारा कुछ ये उसी पस मंज़र में होता चला गया। और ये था पहला हिस्सा ज़ोहल का बुर्ज हौत में जब दाखिला हुआ। तो बेसिकली वहाँ क्या हो रहा था, सियासी तौर पे अदम इस्तेहकाम पैदा हो गया था, बेचैनी बहुत ज़्यादा पैदा हो गई थी, आवाम तक बातें सही नहीं पहुँच रही थी, इन्फॉर्मेशन का जो ना फुकदान हुआ था, इक़्तिदार के जो है ना आपस में चौमुखी लड़ाई एक किस्म की चल रही थी। उसमें हमारी चूँकि जस्टिस AR कॉर्नेलिस उस वक़्त चीफ़ जस्टिस थे, उन्होंने बड़ी दानिशमंदी से सारे मामलात को संभाला हुआ था। तो ये था ज़ोहल का जो है ना पहला फ़ेज़ कि उसने क्या कुछ किया। उसके बाद दोबारा जो है ना ज़ोहल जो है ना ये पाकिस्तानी तारीख़ में ये जनाब तशरीफ़ लाते हैं 21 मई 1993 को, और यहाँ तक 7 अप्रैल 1996 तक इनका क़याम रहा। और इस दौरान जो आप अगर बस क्या कहते हैं कि सुनता जा, शर्माता जा, जो हालात हुए, इक़्तिदार की कशमकश किस तरह से हुई, उसमें ये हुआ कि जनाब सबसे पहला जो ना वार हुआ वो मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत पे हुआ कि इनकी हुकूमत बरतरफ कर दी गई। और उसमें इल्ज़ामात क्या थे, जो है ना उसमें करप्शन के, अकरबा परवरी के, बद इंतज़ामी के और कुछ ऐसे ही थे जो कि बड़े कॉमन से होते हैं। और ये चीज़ें शायद हर इंसान में बुनियादी वो खामियां रह जाती हैं, लेकिन हुकूमती सतह पे जब उसको कहा जाए तो ग़ुलाम इसहाक़ खान साहब थे, उन्होंने 58(2)B जो उस वक्त एक शिक थी उसका इस्तेमाल किया। ये वैसे ज़िया-उल हक़ साहब ने तरमीम करके मार्शल लॉ के तहत अपने ये जो है ना शोशा छोड़ दिया था, कानून रख दिया था हमारे आइन में। तो उसमें ये हुआ कि फ़ौरी तौर पर इंटरवीन किया सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की। तो जनाब क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद, यानी हफ़्ता 10 दिन 15 दिन लग गए होंगे, तो बहाल कर दिया गया, समातें हुई और हुकूमत को बहाल कर दिया गया। अब मियां नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत बहाल हुई तो फ़ौरी तौर पे जो है ना वो टकराव सदारती और जो है ना उस वक़्त हमारे चूँकि सिस्टम तो हमारा आपको पता है जमहूरियत जो है वज़ीर आज़म से चलती है, वज़ीर आज़म का और सदर का इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हो गया। फ़ौज ने बीच बचाव कराने की जो है ना कोशिश की, लेकिन एंड क्या हुआ कि ये वो दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में गया ये केस सारा, लेकिन वहाँ से भी ऑर्डर हो गया कि जी इलेक्शन दोबारा करा दिए जाएँ, चूँकि नहीं आपस में बन रही इनकी। तो फ़ौज के दबाव की वजह से ग़ुलाम इसहाक़ खान साहब जो थे उनको भी रिज़ाइन करना पड़ा, मियाँ साहब को भी रिज़ाइन करना पड़ा, और नए जो है ना वो इलेक्शन जो है ना वो दाग बेल वहाँ तक चली गई, नए इलेक्शन हो गए। फिर वही मारा मारी शुरू हो गई, आइनी बहरान जो है ना वो शुरू हो गए, आगे इल्ज़ामात लग गए करप्शन के, रिश्वत के, और इसी तरह के चलते रहे सिलसिले। तो मीनवाइल क्या हुआ कि कुछ मुलाजमीन जो थे उनका जो है ना ट्रांसफ़र या उनकी अपॉइंटमेंट थी, तो उसके बारे में कुछ फ़ैसला आया जो मियाँ साहब को पसंद नहीं आया। इन्होंने जो है ना वो समझाने की कोशिश की, इन बिटवीन रास्ता निकालने के, लेकिन अदालत नहीं मानी। तो उस वक्त चीफ़ जस्टिस जो थे वो सज्जाद अली शाह साहब थे। तो वहाँ से हुकूमत की और अदालत की एक टसल शुरू हो गई। तो उसमें सदर जो थे बाद में सदर बने रफ़ीक तारड़ साहब थे। बात कर रहा था मैं जनाब रफ़ीक तारड़ साहब के अहम किरदार की उस पूरे सिनेरियो में। तो चूँकि इन्होंने बलूचिस्तान जो हाई कोर्ट जो थे, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस से फ़ैसला लिया सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़ और उनको काम से रोक दिया। अब वो भी बहुत ज़्यादा कानून पसंद थे, मैं बल्कि खराज तहसीन पेश करूँगा मरहूम को कि उन्होंने काम रोक दिया, काम बंद कर दिया। और बड़ी हैरत की बात थी कि लोअर जुडिशरी का फ़ैसला जो है ना वो हायर जुडिशरी पे इम्प्लीमेंट भी हो गया। और उसके लिए करने के लिए चूँकि हुकूमत फ्रंट पे थी और हुकूमत के जो है ना वो फ्रंट पे रखने के लिए और उसको बैकअप करने के लिए हमारा ताकतवर अदारा जो था वो पीछे था, और ये चीज़ सबको पता भी थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि जनाब जब वो चूँकि उस पर पीक आई कि जब सज्जाद अली शाह साहब जो थे उन्होंने कुछ फ़ैसला सुनाना था, तो नून लीग
को समझ आ गई कि ये बात ऐसे बनेगी नहीं, क्योंकि वो बात मान नहीं रहे थे, तो इन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट पे हल्ला बोला। और ये भी हमारी तारीख का हिस्सा है। और ये सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि स्टार के असरात जो थे वो जुडिशरी को, हुकूमत को और फ़ौज को किस तरह जो है ना वो शफल कर रहे थे, एक दूसरे के साथ टकराव कैसे हो रहा था, इक़्तिदार की जो है ना वो चपकलश, एक किस्म की इख्तियारात की चपकलश मैं कहूँगा चल रही थी। तो उसी वजह से कशीदगी खासी जन्म ले रही थी। तो क्या हुआ कि वो सारा मामला चला, सज्जाद अली शाह साहब जो है थे उन्होंने फिर दोबारा से उसी सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, अपनी अपील वहीं दाखिल की। वो चलता रहा केस, फिर आगे कुछ साल तक चला, 96 तक 7 तक चला वो। तो उनकी वैसे टाइम पूरा हो गया था, रिटायरमेंट की एज थी, तो वो खैर वो घर जाके बैठ गए। तो जस्टिस अजमल मियाँ तो उसकी रिप्लेस कर दिया उन्होंने, वो आ गया सामने। तो ये तो अदालत की तरफ से एक सिनेरियो बना। और जो वो केस था, उस केस में बाद में आने वाले जो अदालती लोग थे, उन्होंने उस केस की फाइंडिंग जो थी उसमें सज़ाएँ भी हुई नून लीग को, वो भी हिस्ट्री का हिस्सा है। तो ये जो चलता है, इसका जो भी इवेंट इस दौरान होते हैं उसके असरात बड़े दूर तक जाते हैं। और असरात के एंड में जो होता है वो अभी तक मैंने देखा पाकिस्तानी हिस्ट्री में जो है वो इलेक्शन आते हैं, अफरा तफरी आती है, करप्शन आती है, महंगाई आती है, बेरोज़गारी आती है, सेंसरशिप आती है और बेचैनी बढ़ जाती है। पब्लिक को आज़ादी इजहार का जो रास्ता है वो बंद कर दिया जाता है। और उसके एंड में क्या होता है कि जनाब अज़ीज़ हमवतनों आ जाता है। और ये टाइम लेता है, जब ये टाइम ख़त्म हो जाता है, इसका टेन्योर जो है उसका क़याम, ये हाउस चेंज कर जाता है, तो उसके बाद ये 1-2 साल में ये वक्त सामने आ जाता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि वो इलेक्शन हुए, तो उसमें जो है ना नून लीग जो है वो, वैसे तो इलेक्शन आपको पता ही है कि 37-40 ये एवरेज रही है पाकिस्तानियों की, लेकिन उस इलेक्शन में बकौल कुछ लोगों ने जो तजिया किया था वो उसकी फ़िगर भी रखे थे, तो 10-12% से लेके कोई 18-20% तक पोलिंग रेशो थी। तो उस पोलिंग रेशो में जो है ना वो नून लीग को 2/3 अक्सरियत मिल गई थी। अब 2/3 अक्सरियत मिलने के बाद तो आपको पता ही है फिर क्या होता है कि जनाब चल तो चल, और वो इतनी ज़्यादा चल तो चल हो गई कि जनाब वो नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। मीनवाइल जो है वो उसमें जो है वो चूँकि ताकत का जो इजहार है वो बहुत ज़्यादा हुआ, उसमें एटमी धमाके भी आ गए और उसके बाद उसके असरात की वजह से पाबंदियां भी लग गईं, दुनिया के साथ ताल्लुकात भी डिस्टर्ब हुए, अवाम जो बहुत ज़्यादा उस पर सफ़र हुए और हर दौर में हुए हैं। 64 से 67-8 तक जो अवाम बहुत ज़्यादा सफ़र हुए थे, तहरीकें बहुत ज़्यादा चलेंगी और इसी दौरान भी यही कुछ होना शुरू हो गया। अब जब चूँकि 2/3 अक्सरियत का जो डेफिनेट किसी भी सियासी जमात को मिले तो वो 7वें आसमान पे होते हैं, उसका जो है ना सोचें। तो यहाँ भी कुछ ऐसे इक़दामात, कुछ ऐसे काम किए गए जो कि ताकतवर अदारों को पसंद नहीं आए, तो उसकी वजह से एक टसल शुरू हुई। चूँकि अभी अदालती बहरान वो साथ साथ चल रहे थे कि मीनवाइल ये काम शुरू हो गया और उसका जो है ना वो एटमी धमाकों के बाद तो हमारी वैसे ही इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा मईशत जो है ना वो बल्कि अवाम हैंगअप हो गई। मईशत ने क्या होना था, हम तो बहुत ज़्यादा फिर सफ़र किया, हमने तकलीफ़ें जो है ना बर्दाश्त की, लेकिन ये हमारी जो अपर क्लास है उसके लिए नहीं थी, चूँकि उनके हालांकि फ़ॉरेन जो ना करेंसी अकाउंट जो थे वो सीज़ कर दिए गए थे, लेकिन कितने 100 मिलियन जो उससे पहले वो निकाल लिया गया था, फ़ैसला पता चल गया था लोगों को, तो वो एक अलग दास्तान है। तो उसमें क्या हुआ कि जैसे इसके असरात की वजह से एक जंग आती है ना, तो अगली जंग कारगिल की जंग आ गई। अब कारगिल की जो जंग थी उसकी वजह से फ़ौज के और हुकूमत के दरमियान जो है ना वो एक टसल शुरू हो गई। वहाँ कुछ बातें ऐसी हो गई कि उसका एंड ये हुआ कि जनाब अज़ीज़ हमवतनों पे ही हुआ। परवेज़ मुशर्रफ साहब आ गए और उन्होंने टेक ओवर कर लिया, सारे इख्तियारात अपने पास रखे। तो बज़ाहिर तो उन्होंने मार्शल लॉ जो है ना वो डिक्लेयर नहीं किया था, लेकिन सारे काम जो है ना वो मार्शल लॉ वाले ही थे, वही बातें, वही अहकामात, वही चीज़ें सामने आ गईं। तो कुछ बहुत ज़्यादा सख्ती की, और सख्ती तो हम आवाम तो पहले ही आदी हुए, वो तो इतना ज़्यादा मसला नहीं हुआ, लेकिन बुनियादी इंसानी हुकूक जो थे वो बहुत ज़्यादा पामाल हुए। उनकी बहुत ज़्यादा बेहुरमती में कहूँगा की गई, बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से सियासी पार्टियों को रगड़ा गया क्योंकि सियासत पाबंदी लग गई थी। तो फिर ये 2-2.5 साल के बाद फिर एक नया फेज़ फिर जमहूरियत का है या वो फिर आगे सिलसिला चलता रहा। अभी जो मैंने कुछ वीडियोस की हैं प्लूटो के बारे में कि प्लूटो के असरात क्या थे,
और उसके साथ क्या हुआ है कि अभी ये 7 मार्च 2023 को 7 मार्च 2023 के जो असरात हैं, 1 साल पीछे आप चले जाएं तो जो कुछ हुआ इंटरनेशनल साजिश कह दें उसको, हम कुछ भी कह दें, मैं समझता हूँ कि ये प्लूटो के असरात थे। साथ साथ जो कुछ इसने, चूँकि सैटर्न ने हाउस चेंज करना था 1 साल पहले से, उसके असरात जो शुरू हो गए थे जो है ना मार्च अप्रैल से, तो ये सिलसिला जो शुरू हुआ 2022 से, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि सबसे पहला काम हुआ, हुकूमत शफल हुई, हुकूमत तब्दील हुई, और उसके नतीजे में क्या हुआ, अवाम की सख्ती आ गई। तो अवाम ने बहुत बुरे तरीके से भुगता, सियासत जो थी वो बिल्कुल एक तरफा हो गई, और उसके असरात अभी भी जारी हैं, ख़त्म नहीं हुए क्योंकि, और ये चलेंगे अल्लाह भला करे आपका 13 फरवरी 2026 तक ये टाइम चल रहा है। इस टाइम में जो है ना आपको एक चीज़ बड़ी आसानी से आप उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि एक ताकतवर जो हमारे अहबाब हैं, ताकतवर अदारे के जो मुतलका लोग हैं, अब उनका जो है ना वो इख्तियारात का जो कंट्रोल है बहुत सारी चीज़ों पे वो संभालने का वो सिलसिला जारी है। और अब देख लें अपने जितने भी डिपार्टमेंट हैं सरकारी महकमे, उनके जो है ना वो हेड कौन है, उनके सरबराह जो हैं वो तकरीबन कुछ रिटायर्ड होते थे, पहले तो रिटायर्ड जनरल वगैरह आते थे, आजकल तो जो सारे ऑन ड्यूटी जनरल जो है ना वो भी इन अदारों की जो करप्शन कंट्रोल करने के लिए, उनको संभालने के लिए, उसकी बदइंतज़ामी को ख़त्म करने के लिए अपॉइंट किए जा रहे हैं ताकि उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए। लेकिन ग्रेजुअली ये सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि मुसलसल जो सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम जन्म ले रहा है। हुकूमत जो है उसमें तब्दीलियाँ, अभी देखिएगा निगरान आते हैं, कभी PDM आती है, ये सिलसिला भी जारी है, ये इसी तरह अभी चलता रहेगा। उसकी वजह से क्या होता है कि सबसे ज़्यादा दबाव जो आता है, इंसान मजबूर हो जाता है जब तो वो इंसाफ की तरफ देखता है, और इंसाफ के लिए फिर उसको अदालतों की तरफ रुजू करना पड़ता है। और इसकी एक ताज़ा छोटी सी मिसाल कि अगर PTI को ही हम देख लें तो इंसाफ के लिए सबसे ज़्यादा दबाव कहाँ आ रहा है, अदालतों में आ रहा है। सबसे ज़्यादा अगर मजाक उड़ रहा है तो वो भी अदालतों का ही उड़ रहा है। क्यों? कि उसकी टसल किससे हो रही है, हुकूमत से। हुकूमत जो कुछ चाह रही है वो अदालत नहीं मान रही, अदालतें जो कुछ कर रही हैं वो उस पर जो है ना इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। और उसके साथ साथ एक थर्ड डायमेंशन जो है हमारी, तो वो हमारे ताकतवर अदारे की तरफ से भी है कि वो उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, वो अपनी पॉलिसियाँ हैं, वो मुल्क के लिए जो सोच रहे हैं बकौल शख्स है वो बहुत बेहतर सोच रहे हैं, तो उस चीज़ को वो अपनी पॉलिसियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसमें कानूनी रुकावटें आ जाती हैं। तो बहुत सारी जगह पे मजाक भी उड़ रहा है, बेचैनी भी हो रही है, अफरा तफरी भी हो रही है। और इसका नतीजा क्या निकला था इस अफरा तफरी का, कि एंड पे अदालत ने ही फोर्स किया, बाई मैं कहता हूँ बाई हुक एंड क्रुक करके उन्होंने इलेक्शन करवाए, और ये अदालत का ही कारनामा था। और इसमें बहुत ज़्यादा वो तनाज़ात भी शुरू हुए, इख्तियारात का जो हुसूल है, इक़्तिदार की कशमकश थी। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा रगड़ा किसको लगा, बुनियादी इंसानी हुकूक़ को, जिसमें अदलिया के कुछ साहबान थे हमारे बड़े सीनियर काबिल एहतराम, तो वो कहते हैं यार एक तो ये कि जो भी हम काम करते आगे इंसानी हुकूक़ आ जाते हैं, बुनियादी इंसानी हुकूक़, ये पता नहीं हमें कहाँ ले जाएंगे। ये कोट एंड कोट बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें क्या हुआ कि और इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कि मीडिया की शामत आ गई। अब उस पर सेंसरशिप जो है ना वो लगी हुई थी, और अभी सोशल मीडिया आज़ाद था, अभी सोशल मीडिया के लिए भी नए कानून बन गए हैं, और अभी चंद दिनों में वो इम्प्लीमेंट होते आपको नज़र आएंगे। लेकिन उससे क्या होगा कि नई सियासी तहरीकें जन्म लेंगी। अब उसमें देखें बहुत सारे ऐसे गठजोड़ भी हो रहे हैं कि जो पहले एक दूसरे का नाम नहीं ले सकते, एक दूसरे के बदतरीन मुखालिफ थे, वो लोग भी आपस में अब इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये नई अपोजिशन की कोई नई तहरीक जो है वो शुरू होने का इसमें बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। और इसके साथ साथ क्या होगा कि निज़ाम हुकूमत में तब्दीली, और ये 64 से 67 तक का जो इसका सैटर्न का पीरियड था, उसने हुकूमत में तब्दीली का जो सिस्टम चेंज कर दिया था। नई एक सिलसिला जो था, फ़ौज का कंट्रोल ख़त्म हुआ, अयूब खान साहब का वो हुकूमत गई, उसके बाद इंतखाबात हुए, जमहूरियत आ गई, और उसके बाद उस जमहूरियत का जो एंड था वो भी मार्शल लॉ पे हुआ। जब वो मार्शल लॉ ख़त्म हुआ तो भी इलेक्शन हुए, और वो मुसलसल फिर इलेक्शनों की तो बरसात ही चलती ना, हर 2-2.5 साल के बाद इलेक्शन होते रहे। तो इसी तरह से अब भी जो इलेक्शन हुए हैं, तो अब उसके लिए मैं जैसे पहले कह चुका, एक तो कुछ सियासी लीडरान हैं, उनके बारे में वीडियोज़ के मैंने रेफरेंस आपको दिए, सुनिएगा कि उसमें किस किस के लिए 2025 बहुत बेहतर साबित होगा। और 2025 में जो आई होप के सिर्फ इलेक्शन नहीं होंगे,
सिर्फ उसमें जो है ना हुकूमत नहीं बदलेगी, बल्कि निज़ाम हुकूमत जो है उसके बारे में बड़ा वो गहराई से, बड़ा संजीदगी से गौर किया जाएगा। उसमें कुछ तब्दीलियाँ लाने की कोशिश की जाएगी जो कि कामयाब रहेगी, और उसके बाद ही शायद हम अच्छे तरीके से सर्वाइव भी कर पाएंगे। और इसके साथ साथ ये है कि देखिएगा कि पिछले कई सालों से हम शोर सुन रहे हैं, 2-3 साल से बहुत ज़्यादा, कि ये जो टाइम है ये 25 और 26 ये टाइम जो है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इसमें जंग के भी इम्कानात हैं, इलेक्शन के भी इंतखाब जो है ना बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं, और इसमें हुकूमत की तब्दीली के भी बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। और निज़ाम हुकूमत की तब्दीली के तो लिए तो हम दुआ भी कर रहे हैं, बल्कि 2014-15 से ही हम कर रहे हैं कि ये सिलसिला होना चाहिए। सोचो विचार भी होता है, लेकिन फिर किसी वजह से कुछ जो ताकतवर लोग हैं उनके मफादात पर चूँकि ज़द लगती है, इसलिए निज़ाम हुकूमत में तब्दीली अभी मुमकिन नहीं हो पा रही। इवन दिन के हमारा ब्लॉक है, वो हम ब्लॉक अपना जो है ना पाकिस्तान बनने के बाद से जो बना हुआ है उसको तब्दील करने के लिए जो कोशिशें हम करते हैं, कोशिश भी करते हैं, बहुत अव्वल तो कम होती हैं, लेकिन जब कोशिश करते भी हैं तो सबताज़ हो जाती हैं, वो भी कोशिशें कामयाब नहीं हो पाती। उसके लिए भी हमें फिर जो है ना बैकफुट पे आना पड़ता है। बहुत सारे जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं, उन पर काम रोक दिया जाता है, जो कि आलमी प्रेशर आ जाता है। तो ये सारे जो अभी ख़ास तौर पे इसमें आ रहा है, तो दुआ कीजिएगा कि जो आने वाले जो वक्त है उसमें जो इलेक्शन आ रहे हैं और उसमें जो है ना वो बेहतरी आ जाए, निज़ामी हुकूमत कुछ बेहतर आ जाए, तो नए जो लोग आएंगे उस इलेक्शन के नतीजे में वो पाकिस्तान की सिमत को दुरुस्त करते हैं, और कोई जंग का ख़तरा है उसके ख़ात्मे के लिए कोशिशें करें, और जो खूनरेज़ी हो सकती है मुमकिन तौर पर उससे अल्लाह ताला हमें महफूज रखें। और ये पाकिस्तानियों के बारे में बात कर रहा हूँ, और ख़ास तौर पे कि ये सारे मामलात जब निकलेंगे यहाँ से, जब सेटल निकलेगा तो उसके बाद दुआ कीजिएगा कि मेरे अज़ीज़ हमवतनों की जो है ना ये फ़िक्रा हमें सुनने को, या ये जो गर्दान चल रही है पाकिस्तानी हिस्ट्री में, तो अल्लाह ताला उससे हमें महफूज रखें। ये तो सारी चीज़ें आपके सामने, तो तैयार रहिएगा। आने वाली महंगाई में, जुडिशरी में बहुत ज़्यादा रिफॉर्म होंगे, क्योंकि टारगेट पे है इस वक्त। और जो ये इक़्तिदार के जो वो कहते हैं ना कि 3 कोने बने हुए हैं इस वक्त, हुकूमत, अदालत और हमारी फ़ौज, इन तीनों का आपस में जो टकराव है ये इसके असरात की वजह से हो रहा है, ज़ुहल के असरात की वजह से, प्लूटो की वजह से हो रहा है। ये दोनों स्टार जो अपना अपना काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी ज़ायचा के हिसाब से भी पिछली वीडियो में बात कर चुका, तो अभी भी मैं ये कुछ मेरा एनालिसिस था, जो इंसानी बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, अल्लाह ताला उससे हमें निजात दे। चैनल को दोबारा से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।